Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So here I am with the video on JIGL amendments like I told you in the last short. तो JIGL की amendments इस बार आई है या supplements बोल लो आप because amendments हैं, developments हैं, case laws हैं और ये सारे करने बहुत ज़्यादा important है because exams में इनमें से question आएंगे ही आएंगे. So let's get started and I feel that you have been subscribed to the channel and if not please subscribe to my channel, right, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. तो इस बार after a very long time GIGL में amendments आई हैं जो normally नहीं होता. तो it's a supplement. It covers amendments and developments from August 2021 to November 2022. तो इसमें ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे case laws and few direct topics also. So chapters जैसे arbitration में से direct topics हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So you need to do them, right? So let's start with the amendments with chapter number 2. सबसे पहले है Constitution of India से related amendment, case laws है. Now before starting I would only say that you should learn all the case laws given in the amendments at least because there are higher chances कि इनमें से पूछा जाएगा. तो अगर आप case law भी learn कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बात होगी और वही अगर आप कोट कर दोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो द फर्स्ट केस लॉ रिलेट्स टू स्किल लोटो सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें उन्होंने बोला है द क्वेश्चन इज दैट ऑन द वैलिडिटी ऑफ लेविंग टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, क्या ये सही है या गलत है. इसको लेके उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था इस बात को, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को टैक्स करना सही है या गलत है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली लॉफुल. सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि गेमिंग एंड लॉटरीज जो होती हैं वो जीएसटी के परव्यू में आती हैं, इसलिए इन पे टैक्स लगाना बिल्कुल सही है. व्हाट द जजमेंट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इट्स अ मैटर ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है लॉ के ऊपर, एक्ट के ऊपर कि कौन सी चीज टैक्सेबल होनी चाहिए कौन सी नहीं. और जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं जीएसटी में जो आपने पढ़ाई होगा वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू. और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से जो प्राइज अमाउंट है या जो प्राइज है जो हम लॉटरी में जीतते हैं या बेटिंग या गैम्बलिंग में जीतते हैं उसे हम एक्सक्लूड करते हैं. सो व्हेन द प्राइज इज पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर और द एजेंट is not contemplated to be excluded from the value of taxable supply, we are not persuaded to accept the submission of the petitioner that prize money should be excluded from computing the taxable value. So basically जो भी taxable value है जो prize money जाती है उसके ऊपर भी GST लगेगा ही लगेगा, उसे हम exclude नहीं कर सकते. तो इस case law का nutshell ये है that GST will be applicable ऑन द प्राइज मनी जो कि जीती जाती है लॉटरी से, बेटिंग से या गैम्बलिंग से, राइट. तो ये आप हाईलाइट अपना साथ साथ नोट कर सकते हो ताकि आप लेटर रेफरेंस में आपको पता चल जाए कि क्या बात हो रही है, राइट. मूविंग टू द सेकंड केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है एंड मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. ये मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये काफ़ी रीसेंट चीज़ है और ये काफ़ी कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन है जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए. जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केसेस होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए या नहीं, ये वो केस है. तो मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस है अमेंडमेंट में से और चांसेस हैं इसके पूछे जाने के. तो केस लॉ का नाम है स्वप्निल त्रिपाठी एंड अदर्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो पिटिशनर ने ये डिक्लेयर किया या ये कहा, डिक्लेरेशन मांगी कि सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, हैविंग एन इम्पैक्ट, जो भी केसेस जिनका पब्लिक के ऊपर एट लार्ज इम्पैक्ट है या बहुत सारे लोगों को की सोच पे, उनकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट करते हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि हर कोई देख सके, राइट. इसका बेसिक पर्पस क्या है और क्यों ये कहा गया वो भी मैं आपको बताती हूँ. तो 3 जज बेंच ने ये कहा था कि यस, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट as to enable administration of justice, especially owing to the effect that it has a public at large. तो जो भी बात, जो भी interest which relates to the public at large should be live streamed and this was actually held by the 3 judge bench. Why it is important? They say that again,
when we say that justice is served in open courts and open justice is there, it is actually an extension of that. There's a principle where we say that there are open courts and open justice available to everyone. So when live streaming will be there, this principle would be extended. इसका judgment जो आया था वो ये था, live streaming of proceedings is crucial to the dissemination means distribution of knowledge about judicial proceedings and granting full access to justice to the litigant. अब क्या होता है, access to justice can never be complete without litigant being able to see. अगर पब्लिक की बात हो रही है, अगर पब्लिक को इम्पैक्ट हो रहा है और हम देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट, तो कैसे पता चलेगा कि जजमेंट सही हो रही है या गलत हो रही है, कैसे पता चलेगा हमें जस्टिस सर्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड तो जो बाहर निकल के आता है वो तो एक नटशेल होता है, वो तो एक जजमेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग द केस क्या बातें हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, वो चीज़ें भी पता होनी ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए वो चीज़ें देखना, पढ़ना, सुनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइव स्ट्रीमिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेसेट ऑफ अ रिस्पॉन्सिव जुडिशरी। अब क्या है, लाइव आने का मतलब है कि आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी, लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे कि आप क्या बोलते हो, हाउ डू यू, व्हाट इज़ द कंडक्ट इन द कोर्ट्स, हाउ डू दे conduct the cases in the court. So that is also an important facet of a responsive judiciary, that yes, judiciary is responsible enough that they are not afraid to do the live streaming, and of course it acknowledges that it is accountable to the concerns of those who seek justice, कि जिन्हें justice चाहिए उनके लिए वो सामने आके केसेस को डिसाइड करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चलते आपने देखा होगा रिसेंटली लाइव हियरिंग स्टार्ट भी हो गई है, अपने कई केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग्स देखी भी होंगी। सो इससे इसीलिए मैंने बोला कि ये केस लॉ इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसका नटशेल ये है दैट यस, लाइव स्ट्रीमिंग is important in the cases of for public at large, especially where the cases relate to public at large or the interest relates to public at large. Live streaming is important. The third case law was Municipal Corporation of Greater Mumbai versus Ankita Sinha. So what happened, this principle was actually whether National Green Tribunal, ये आप पढ़ते हो SBEC में, SBEC में जब पार्ट बी में environmental laws आते हैं तो वहां पे आता है National Green Tribunal। तो क्या National Green Tribunal suo moto means on its own, can it exercise suo moto jurisdiction or initiate suo moto action? तो अपने आप से on its own वो कोई jurisdiction exercise कर सकती है या कोई action ले सकती है। So it was decided that tribunal may initiate, however same is subject to opportunities of being heard. तो कोर्ट की जजमेंट ये थी, the judgment rendered by this court predicates that even if the tribunal intends to initiate suo moto action, it must give opportunities to the parties likely to be affected after passing any adverse order before passing any adverse order against them. Viewed thus the ex parte preemptory order passed by the tribunal without giving opportunity to the person likely to be affected be treated effaced from the record. तो ये केस लॉ ये कहता है that National Green Tribunal can take action on its own also. They can take the suo moto action, they can exercise the suo moto jurisdiction अपने आप से on its own। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ में कोई चीज़ बदलने वाली है, ऑर्डर पास करने वाला है, तो वो ऑन इट्स ओन भी कर सकते हैं, बिना किसी के एप्लीकेशन के ऑन इट्स ओन वो कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट दे हैव टू टेक केयर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच वी से अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में होता है, देखो अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को छोड़ के आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो गलत है, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सही नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अदरवाइज पूरा राइट है कि वो अपने आप से डिसीजंस ले सकते हैं, सो मोटो एक्शंस ले सकते हैं। बस उन्हें ये ध्यान देना है कि उन्हें पार्टीज को सुनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो छीन नहीं सकते किसी भी तरीके से, राइट। सो दीज आर द थ्री केस लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, all three very important. Learn their names as I told you, and you can also highlight or mark like this as I have done. Moving to the next chapter, लेसन नंबर 5, इसमें एक डायरेक्ट टॉपिक आया है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। ये टॉपिक आया है रूल ऑफ लॉ, जो कि ब्रिटिश जूरिस्ट एवी डाइसी ने कहा था। सो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, राइट। दे से दैट एवरी लॉ शुड कम फ्रॉम अ रूल ऑफ लॉ,
It says that every government should be governed by rule of law, not a rule of individual. So this chapter administrative laws, I think आपको पता होगा, डील करता है कि एडमिनिस्टर कैसे करना है किसी स्टेट को, किसी कंट्री को हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे चलाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसे चलाने में कौन से रूल्स यूज होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी, ही सेज इट शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड नॉट अ रूल ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ इंडिविजुअल? रूल ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी डिक्टेटर का, किसी मोनार्च का, किसी पर्टिकुलर पर्सन या लीडर का, लीडर के रूल्स के ऊपर नहीं कोई भी नेशन फंक्शन करना चाहिए। इट शैल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द लीगल स्टेटस, इट शैल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द लॉ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? डाइसी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, जो एक फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। इसमें उन्होंने क्या बोला? सिटीजन्स लॉ सूट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पब्लिक सर्वेंट कुछ गलत कर रहा है तो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो स्पेशल कोर्ट में जा सके। यहाँ पे वो रेफर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, रादर देन वो रेगुलर कोर्ट में जाए। अब स्पेशल कोर्ट्स का ये फीचर होता है कि वहां पे जो केसेस हैं वो एक्सपेडिशियसली डील किए जाते हैं, अगर आपने जेआईजीएल में ये टॉपिक पढ़ा है। इसीलिए वी हैव एनसीएलटीज, इसीलिए वी हैव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ताकि केसेस को जल्दी जो है रिजॉल्व किया जा सके। तो इसीलिए इसमें एक रेगुलेशन आती है दैट वाज क्रिएटेड बाय द जजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट रादर देन लॉज एंड रूल्स क्रिएटेड बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट। तो उनके लिए रेगुलेशंस भी अलग हो जाती हैं बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय British jurist A.V. Dicey, in which he says that every nation, every country must be ruled by the rule of law, by legal things, by legal principles, not by the rule of any individuals. And for that, you should always have administrative tribunals, as in the special courts, so that in any case a person faces any problem, he can approach the special court. इसी के चलते इसी रूल ऑफ लॉ की बुक में जो डाइसी ने लिखी है, तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या थ्री इंपॉर्टेंट principles and that you need to understand. The first is supremacy of law. Like he says that law should be supreme, and supremacy means absolute. Absolute means 100%, and predominance of regular laws as against arbitrary or wide discretionary powers. So हर power से पहले आती है supremacy of law. Law जो है वो ultimate और supreme होना चाहिए. Second, equality before the law. So Dicey says के law के सामने या in front of the law, everyone should be given equal opportunities. There should be equal status given to everyone so that every citizen could actually go to the court. All classes must be equally subject to the ordinary law of land as administered by the ordinary law courts. He states that there should be equality between the people, right? ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को कम मिले, ऐसा नहीं. And third, the predominance of a legal spirit. Legal spirit actually comes from the judicial precedents. Precedents are the decisions that are already taken up in the previous cases with the similar facts, right? So पहले जो cases decide हो चुके हैं, वो जो decisions होते हैं, वो जो judgments होती हैं, उन्हें हम precedents कहते हैं. तो legal spirit जो है उसे follow करो upon any dispute raised by any individual. उन्हें refer करो, देखो कि legally क्या मेन चीज की बात होती है. तो स्पिरिट, लीगल स्पिरिट एक्चुअली वर्ड आता है जब हम कहते हैं ना कि लॉ शुड बी फॉलोड बाय स्पिरिट एंड नॉट बाय वर्ड. जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का पर्पस क्या था, उसके पीछे की सोच क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज important. And the judgment given in any case will be the legal spirit. Of course, what was the legal spirit? So it basically refers to the law as set by precedents that have evolved over time. और precedents ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम बदलती भी रहती है, बिकॉज जजेस का जो एक कोर नेचर है या वो जो उनकी सोच है वो हर केस के हिसाब से बदलती है. तो जजमेंट भी वैसे ही इम्पैक्ट होता है. फ्यू जूरिस्ट. ओके, तो टिल हियर यू हैव थ्री मेजर प्रिंसिपल. तो सबसे पहले आप समझ गए इसकी डेफिनेशन क्या है, थ्री मेजर प्रिंसिपल्स क्या है. अब इन्होंने ना ये छोटे से पैराग्राफ में दे रखा है, दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस लॉ. तो आपने ये पैराग्राफ को ऐसे मतलब ऐसे इग्नोर करके नहीं चले जाना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्रिटिसिज्म है कि रूल ऑफ लॉ में क्या क्रिटिसिज्म है. मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग दे देती हूँ. तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है बीइंग नॉट क्लियर बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन विद आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन. दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म. यहाँ पे आप ऐसे नंबर 1 मार्क कर लो. वो ये कह रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या रहेगी और आर्बिट्ररी. क्योंकि क्या होता है वो तो ये कह रहे हैं that of course the nation
should be governed by rule of law, but he also says that in case of dispute, and when we refer dispute, we refer arbitration, we refer arbitrary. So what is the difference between when you say what lies in the hands of administration while administering, and what lies in the hands of arbitrary? Because when you're talking about disputes, it's actually arbitrary discretion. So there is no difference, or the difference is not clear. The second criticism is they emphasize on equality before law and feels that specific tribunals should not exist, right? So firstly they say that the equality should be there, and secondly they say that specific tribunals should also not exist. So these two things are actually clashing, because once at you're saying that a specific tribunal should not exist, other part you're saying that equality should be there, so they are clashing. Thirdly, they say opposition between ordinary courts and special courts, right? Now they are opposing both, that both are taking up different decisions, because at the end of the day, special courts are not like doing something special, because at the end of the day, special courts are like taking up the matters expeditiously. This is their core feature of any special court. तो उसके बीच में वो opposition लेके आ रहे हैं. And fourth, fail to recognize the need of specific laws and bodies. तो क्या specific law या कैसे specific bodies है वो उन्होंने नहीं बताई, right? तो वो recognition missing है. So these are the four criticisms. So always remember this, that though these are amendments, this paragraph is very important, because many of you would skip this paragraph. तो ये चार पॉइंट्स आपने लर्न करने जाने हैं क्रिटिसिज्म के. तो इसी के साथ अब आता है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. आई नीड नॉट टेल यू, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओनली, राइट? रूल ऑफ लॉ इंडिया में चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या क्या रूल्स हैं. नाउ दे से दैट अर्लियर इट वाज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, देन केम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारा जितना भी रूल ऑफ लॉ है या बेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. व्हाट मल्टीपल पार्ट्स वी हैव. फर्स्टली वी हैव प्रीएम्बल, जिसमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इट दैट इट टॉक्स अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड yes, our country is ruled by rule of law, which is constitution. Secondly, it tells about our fundamental rights. So as a citizen, हम क्या फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, क्या हमारी राइट्स है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी वेलबींग के लिए, वो सारी वहाँ पे अच्छे से दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से प्रिस्क्राइब्ड है. थर्डली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए, दो they are not enforceable by court of law. Fundamental rights are enforceable by court of law, but directive principles are not, because as the name suggests, they are only directional, they are only as per giving the instructions, right? वो सिर्फ instructions देने के लिए है, directional है, लेकिन वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने इसको follow करना ही करना है, right? So this is the direct topic which could be asked in the exam, so do it. It is quite easy and you should remember it. Moving to the case law. Case law इसमें एक आता है Airport Authority of India versus Center of Aviation Policy, Safety and Research and others. So here, Supreme Court observed that court had erred in interfering with the administration or policy decisions of tender making authority in exercising powers under 226. So I hope you know what is a tender. जब कोई भी काम के लिए टेंडर्स कॉल किए जाते हैं तो लोएस्ट टेंडर को है, जो भी लोएस्ट प्राइस कोट करता है उसे वो टेंडर, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. So what happens, what Supreme Court said, they said as per the settled position of law, setting of terms and conditions of invitation of tender are actually within the ambit of administration or policy decision of the tender making authority, and they are not open to judicial scrutiny. सबसे पहली बात यहाँ तक समझो, जब भी कोई भी अथॉरिटी टेंडर बनाती है, दे आर ओपन टू पुट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, और वो जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं जा सकता. आप ये नहीं कह सकते व्हाई दे आर डिमांडिंग दिस, व्हाई दे आर पुटिंग दिस, until and unless they become arbitrary, any dispute arises, discriminatory, you could see that they are creating any discrimination, or they are malified. Until that point of time, the tender making authority has all the rights. They say whichever is the tender making authority, they have all the rights to set the terms and conditions of a tender.
उनके पास पूरी पूरी राइट है कि वो टेंडर में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डालना चाहते हैं, उनके ऊपर है। अनलेस एंड अनटिल कि वो कंडीशंस या वो टर्म्स एंड कंडीशंस आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी या मैलिफाइड ना हो जाए, तब तक टेंडर मेकिंग अथॉरिटी के पास पूरी पूरी पावर है। इन द मैटर ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंडीशंस ऑफ अ टेंडर डॉक्यूमेंट एंड अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, greater latitude is required to be conceded to the state authorities unless the action of tendering authorities found to be malicious। तो ज़्यादा इसमें जो पावर है वो स्टेट अथॉरिटीज़ को दी जाती है। जब तक वो malicious नहीं है या मिसयूज नहीं कर रही है स्टैचुरी पावर्स को, कोर्ट्स के इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का इंटरफेरेंस तब आता है जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जब कोई स्टैचुरी पावर्स का मिसयूज हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि कोर्ट इंटरफेयर करे। बट तब तक स्टेट अथॉरिटीज चेक करती हैं। टेंडर मेकिंग बॉडी जो है या टेंडर मेकिंग अथॉरिटी जो है, उसके पास पूरी पावर्स है टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने की। मतलब द कोर्ट्स के नॉट जम्प इन बिटवीन। अगर कोई भी बात उनसे रेलिवेंट नहीं है तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज द नटशेल ऑफ दिस केस लॉ। मूविंग टू लेसन नंबर 7, इसमें एक ही केस लॉ है, इन विच इट सेज SM गोगभाई वर्सेस शेड्यूलर्स लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। So in this case, appeal was filed by NCLT Mumbai bench, filed by the appellant under section 9 IBC, was rejected as barred by time. So limitation act, as we know, it's everything barred by time. So tribunal ने actually उनकी जो appeal है वो dismiss कर दी। Why? They said we are satisfied for the limitation for filing section 9 which is attracted, in which section 137 attract hota hai. Article 137, time which begins to run is when the right to apply accrues. So I think agar aapne limitation act, you would have read it carefully, to wahan pe likha hota hai that when your right of limitation starts, when your right to apply starts. So the day something has happened, the day you get a right to apply, it starts from the point you get it the right, the limitation starts, so limitation period है वो वहां से count होना शुरू हो जाता है। Here they say the right to apply accrues when the invoices issued by the appellant to the corporate debtor were not paid। जब उसने invoices pay नहीं किए, वहीं पे उसका right arise हो गया एप्लीकेशन फाइल करने का, और उसी वक्त से उसका लिमिटेशन पीरियड भी स्टार्ट हो गया। इनवॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच पेमेंट इज क्लेम्ड आर मोर देन 3 years ओल्ड। अब जो 3 years था वो लिमिटेशन पॉइंट था। आप जब आए, आपका जो इनवॉइस है वो 3 years पुराना है। सो एप्लीकेशन विच इज बेसिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो उन्होंने यही बोला कि उन्होंने ये कहा कि आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो निकल चुका है, इसलिए उन्होंने आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी। राइट, सो कंप्लीटली ऑफ कोर्स वी गो थ्रू द लिमिटेशन एक्ट, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉबेबली क्योंकि केस ऑफ कॉज पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ, आई एम श्योर कि कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं होगा, तो इसलिए ये चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट है कि इवन IBC में भी बार्ड बाय टाइम होता है, टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है अगर अपील में, क्योंकि जब आपके इनवॉइसेस पे नहीं हुए, आपको फटाफट उसी दिन के 3 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन आप 3 साल बाद आ रहे हो, तो इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बारिंग इशू, जो कि बिल्कुल सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, CPC, इसमें भी कुछ केस लॉस है। फर्स्ट है जितेंद्र कुमार खान एंड अदर्स वर्सेस द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इसमें उन्होंने कहा दैट कोर्ट ने स्टेट किया इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ में फर्क होता है। इक्विटेबल सेट ऑफ जो है, एज अ नेम सजेस्ट, इक्विटेबल, ये बेस्ड होता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे। राइट, सो जजमेंट में ये कहा था दैट इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ, दैट इट इज इंडिपेंडेंट of the provisions of CPC, that the mutual debts and credits or cross demands must have arisen of the same transaction or to be connected in the nature and circumstances such that a plea raised is not a matter of right and it is the discretion of the court to entertain and allow। अब क्या होता है, जहां पे भी वर्ड लीगल आ जाता है ना, इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप, इट ऑलवेज डील्स विद एनीथिंग विच इज लॉफुल, anything which can be exercised by law, anything which can be exercised by court। But when we talk about equitable set off, they say equitable set off पे CPC का कोई प्रोविजन नहीं लगता। इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल क्रेडिट्स, म्यूचुअल डेट्स, जो क्रॉस डिमांड्स हो रही हैं, हो सकता है उससे कोई लीगल राइट भी अराइज ना हो, इसीलिए इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में कोर्ट्स के पास पूरी डिस्क्रिशन होती है कि वो एंटरटेन कर सकते हैं उस प्ली को और अलाउ भी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। सेकेंड में ये था दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह एंड अदर्स। दे से कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर 3 requirements
main requirements that are to be satisfied while granting temporary injunction. तो temporary injunction क्या होता है? जो temporary order आता है, in between का order आता है, जैसे interim orders आते हैं, उसमें तीन चीजें important होती हैं. First, कि वो prima facie case होना चाहिए, right? Second, injunction is not granted, it will lead to irreparable loss. See, something when we talk about जो final पे भी हो सकता है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है कि वो temporary injunction में बताना चाहिए? तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर वो नहीं ऑर्डर किया जाएगा, सो इट वुड अमाउंट टू इररिपेरेबल लॉस, जो हम नहीं चाहते. एंड थर्ड इज द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. कन्वीनियंस क्रिएट करने के लिए हमें टेम्पररी इंजंक्शन देना ही देना है. तो टेम्पररी इंजंक्शन पास करने की ये तीन मेन रिक्वायरमेंट्स है जो आपने याद रखनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट फाइनल, फाइनल को तो टाइम होता है. इसीलिए टेम्पररी इंजंक्शन में ये तीन चीजों का ध्यान देना. पहला, ये प्राइमा फेशी केस होना चाहिए. सेकेंडली, अगर वो पास नहीं किया तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा. एंड थर्ड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. सो जजमेंट ये कहती है that satisfaction that it's a prima facie case by itself, the court further needs to satisfy non-interference by the court would result in irreparable injury to the party seeking relief, and there is no other remedy available to the party except one, to grant the injunction, and he needs protection from the consequences of dispossession, irreparable inquiry, and third is इसी चीज को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, बट यू कैन स्टिक टू दिस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर आंसरिंग कि ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए टेम्पररी इंजंक्शन के लिए. एंड थर्ड केस लॉ ये कहता है, BL Kashyap and Sons Limited versus JMS Steels and Power Corporation and others. Supreme Court held that leave to defend, as in permission to defend in case of summary suits, should only be granted in exceptional cases. ये जो permission होती है exceptional cases में दी जाती है. The leave to defend shall be denied only on the ground that there is no fear or reasonable defense. ठीक है, वो deny की जा सकती है, आपके पास तो reasonable defense है ही नहीं. Judgment ने ये बोला that application seeking leave of defend, it would not be a correct approach to proceed as if denying the leave is the rule, or leave to defend is to be granted only in exceptional cases or in cases where defense would appear to be a meritorious one, कि हाँ भाई इसके पास कुछ है, कुछ merit basis बात कर रहा है. Even in the cases of raising of tribal issues with the defendant indicating his having a fair or reasonable defense, he is ordinarily entitled or to unconditional leave of defend until there be any strong reason to deny the लीव, राइट. तो यही चीज है कि उसे लीव मिलनी चाहिए अनटिल अनलेस उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि यू नो आप उससे डिनाई कर सकते हो. सो बेसिकली दे से कि उनके पास जो परमिशन टू डिफेंड है, दैट शैल ओनली बी ग्रांटेड इन द एक्सेप्शनल केसेस, राइट. तो इवन इन द केसेस ऑफ रेजिंग ऑफ ट्राइबल इश्यूज जो होते हैं विद द डिफेंडेंट इंडिकेटिंग हैविंग अ फेयर और रीजनेबल डिफेंस, वो कहते हैं हमारे पास फेयर एंड रीजनेबल डिफेंस है, ही इज ऑर्डिनरली इंटाइटल्ड टू अनकंडीशनल लीव ऑफ डिफेंड परमिशन, कि हाँ भाई अगर आपके पास अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग रीजन टू डिनाई द लीव, राइट. मूविंग फर्दर टू सीआरपीसी. सीआरपीसी में एक ही केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा था that the need for caution in exercising the drastic power of arrest has been emphasized time and again. अगर पूरी पावर दे दी जाए अरेस्ट करने की तो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है by the courts, and has not yielded the desired results. So power to arrest greatly contributes to its arrogance so far as the failure of magistracy to check it. Now, it always includes or it always arises the power of arrogance. Not only this, the power of arrest is one of the lucrative sources of police corruption also. See, and also they say that the power of arrest ये बहुत ही एक lucrative source है corruption का, पुलिस corruption का, because दोनों ही parties अपनी अपनी जगह पे फंसी हुई होती हैं, दोनों ही पार्टीज के पास अपने अपने रीजंस होते हैं, तो करप्शन बहुत इजीली हो जाती है. द एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद द रेस्ट इज डेस्पिकेबल. तो ये काफी कॉम्प्लिकेटरी होता है. इट हैज बिकम अ हैंडी टूल टू द पुलिस ऑफिसर्स हु लैक सेंसिटिविटी. सी, नॉट ऑल आर द सेम, राइट, बट देयर आर सम who lack sensitivity and they don't have a motive to what they are doing, so they can use it at the all wrong purposes. So we believe that no arrest should be made only because the offense is non-bailable and cognizable, therefore lawful for the police officers to do. मतलब ऐसे ही नहीं कर देना कि हाँ भाई बस नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल है, और फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं, देखे जाते हैं. अगर कुछ और आपको लगता है अदर देन दिस कि भाई अरेस्ट जरूरी है तो अरेस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ध्यान से इस पावर को
एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे बस ये सोच के कि ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, आप उन्हें अरेस्ट कर लो। और फैक्टर्स भी होने चाहिए। दिस इज व्हाट कोर्ट स्टेट्स। इसके ऊपर पहले भी जुडिशियल डिसीजंस आए हैं, कोर्ट एनफोर्स करता भी है, बट स्टिल वी कांट से कि इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, बट स्टिल दे से कि थोड़े फैक्टर्स देखने चाहिए बिफोर यू एक्चुअली अरेस्ट द पर्सन, एक्सेप्ट द फैक्टर्स ऑफ द ऑफेंस बीइंग नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। इसके बाद आती है बारी स्पेशल कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट, इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो जब आप एनसीएलएटी में पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब आप एनसीएलटी में पढ़ोगे वो सिर्फ थोड़ा बताते हैं बट लिमिट नहीं लगाते। लेकिन एनसीएलटी में जब आप अब पढ़ोगे, बुक में है, वहां लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 11। तो उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल की, एनसीएलटी के टॉपिक में जाके चेक करना, उसमें एक पॉइंट आता है नॉट एक्सीडिंग 11, इसको उन्होंने ओमिट कर दिया है। ये रीसेंट अमेंडमेंट आई थी, ओमिट करके ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। डिटेल्स ऑफ चेंज ये है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स हैज बीन रिमूव। तो पहले जहां पे 11 लिखा गया था, वो रिस्ट्रिक्शन जो है अब हटा दी गई है। इसका ये इम्पैक्ट है। तो ये डिटेल्स ऑफ चेंज भी पढ़ लोगे अपने रिवीजन के टाइम पे, वो भी इनफ है। उसके आगे एनसीएलटी ने कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 410 इज एम्पावर्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर टू इन 53A ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो जहां पे 53N था, वहां 53A हो गया है। कॉम्पिटिशन एक्ट में जो 53A में ऑफेंसेस आते हैं, वो उसके अगेंस्ट जो अपील है वो भी एनसीएलटी अब हेयर कर सकता है। सेकेंड वॉज बेंचेस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये सारी चीजें इंसर्ट हुई हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से, जो कि एप्लीकेबल था 22 जनवरी 2021 से। क्या क्या चीजें थी? द पावर्स ऑफ एनसीएलटी मे बी एक्सरसाइज बाय बेंचेस देयर ऑफ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। It has been provided that bench of NCLT shall have at least one judicial member and one technical member। बस ये ध्यान देना है कि जो भी बेंचेस वो कॉन्स्टिट्यूट करे चेयरपर्सन, उसमें एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर एटलीस्ट होना ही चाहिए। बेंचेस shall ordinarily sit at New Delhi and at other places in consultation with the chairperson। Provided further that after consultation with the chairperson they can establish as many number of benches जो उन्हें ठीक लगती हैं, in the refer to 53A of the Competition Act and Section 61 of IBC। तो इन सब के लिए जो चेयरपर्सन है वो बेंचेस न्यू सेटअप कर सकती है अपने हिसाब से। एंड अपने हिसाब से अपने हिसाब से न्यू दिल्ली पे एंड और जगहों पे जहां उन्हें सही लगता है वहां। तो इसका इम्पैक्ट ये था, द सेड अमेंडमेंट इंसर्टेड द प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर सिटिंग प्लेस जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलटी। तो ये इसका इम्पैक्ट हुआ। मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए थे 435 में। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कुड बी आस्क्ड। तो ओल्ड प्रोविजन क्या कहता था स्पेशल कोड्स का, कंपनीज एक्ट का? ओल्ड प्रोविजन सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल। अब आप नॉर्मली देखते हो कोई भी एक्ट होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो एडिशन डिलीशन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज था कि नोटिफिकेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑफेंस जो स्पीडी ट्रायल में डाल सकता है। बट न्यू प्रोविजन में इन्होंने एक ऑफेंस वहां से निकाल दिया है। इन न्यू प्रोविजन दे से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल एक्सेप्ट सेक्शन 452 को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। सेक्शन 452 के जो ऑफेंसेस हैं वो स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकते। इम्पैक्ट क्या है? द न्यू प्रोविजन हैज एग्जम्प्टेड द ऑफेंस 452 विच इज पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 452 डील करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये इन्होंने स्पेशल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया है, यानी कि कोई भी ऑफेंस जो सेक्शन 452 के अंडर होता है वो स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस, बिकॉज हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर थी, वो किसी भी ऑफेंस को स्पीडी ट्रायल में डाल सकते थे, बट एज पर द न्यू प्रोविजन उन्होंने सेक्शन 452 को बाहर कर दिया है। सेक्शन 452 जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विद होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये
ये जो है ये स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, इसे स्पेशल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। सो दीज आर द हाफ ऑफ द JIGL अमेंडमेंट्स जो आज मैंने आपको कराई हैं। द अदर हाफ और द पार्ट 2 विल बी पोस्टेड टुमारो। आई होप कि आपको ये अमेंडमेंट समझ आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉज को समझ लो, इसी तरीके से नोट डाउन कर लो जैसे मैंने नोट डाउन किया है, ताकि आपको नटशेल पता चल जाए एट द टाइम ऑफ रिविजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कम बैक टुमारो फॉर पार्ट बी। द अमेंडमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें केस लॉज के साथ साथ काफी सारी इंसर्शंस हुई हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो हैवी एंड द पार्ट ए ऑफ JIGL अमेंडमेंट। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है, यू कैन सिंपली कमेंट बिलो। आई डेफिनेटली मेक अ शॉर्ट ऑन इट ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड आई विल सी यू सुपर सून टुमारो विद द पार्ट बी ऑफ JIGL अमेंडमेंट्स। थैंक यू।